हम लोग कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी के सीरीज़ को पढ़ रहे हैं और मनी था, और मनी को हमने शुरुआत कर दिया है। और मनी में अब तक जो पढ़ा है उसमें सबसे पहला जो पढ़ा था वो था डेफिनेशन ऑफ मनी को पढ़ा, उसके बाद फंक्शन ऑफ मनी को पढ़ा, उसके बाद टाइप्स ऑफ मनी को पढ़ा, एंड देन कि करेंसी इशूइंग सिस्टम इन जनरल पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले करेंसी इशूइंग सिस्टम इन इंडिया, मतलब स्पेसिफिक कंट्री में अर्थात इंडिया में किस प्रकार से करेंसी को इशू किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक कि करेंसी के बारे में है तो करेंसी के डेफिनेशन के बारे में मैंने बता दिया था कि हर एक टाइप के मनी को करेंसी नहीं कहते, केवल उसी टाइप के मनी को करेंसी कहते हैं जिसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किया जाए, इशू किया जाए। और दूसरी बात ये होना चाहिए कि अगर वो लीगल टेंडर होना चाहिए। इस प्रकार से भारत में जो करेंसी है वो दो ही टाइप के मनी को करेंसी बोला जाता है। पहला है पेपर नोट्स एंड जो दूसरा है कॉइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो करेंसी इशूइंग सिस्टम में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो करेंसी इशूइंग सिस्टम में हम लोग को ये पढ़ना होता है कि करेंसी को इशू कौन करता है, उस पर किसका साइन होता है, सरकार या सेंट्रल बैंक कितनी मात्रा में करेंसी को इशू कर सकती है, क्या उसके पास यह जो राइट अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड है, उसके डिज़ाइन को कौन तैयार करता है, उसके क्वालिटी को कौन डिटरमाइन करता है कि इसका क्वालिटी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसको लीगल टेंडर स्टेटस कौन देता है, उससे लीगल टेंडर स्टेटस कौन छीनता है, कॉइन अथवा जो नोट्स है उसके डिनोमिनेशन क्या होगा, इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस करेंसी इशूइंग सिस्टम इन इंडिया में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो भारत में करेंसी को इशू किया जाता है वो दो एक्ट के तहत किया जाता है। सबसे पहला है तो कॉइनेज एक्ट 1906 और दूसरा है RBI एक्ट 1934। जो कॉइनेज एक्ट है 1906 वो केवल मतलब कि करेंसी इशूइंग सिस्टम से ही संबंधित है, जबकि RBI एक्ट 1934 है यह एक बड़ा ही ब्रॉड एक्ट है जिसमें आपको RBI के कंपोजिशन, RBI का इस्टेब्लिशमेंट किस प्रकार से हुआ उसके बारे में, RBI के तमाम जितने फंक्शन हैं उसके बारे में, साथ साथ में जो पेपर नोट्स जो किस प्रकार से इशू किया जाए उसके बारे में चर्चा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि RBI एक्ट के बारे में केवल पेपर नोट को इशू करने के बारे में ही नहीं दिया हुआ, उसके अलावा उसमें वो सब चीज़ दिया हुआ है जो RBI से संबंधित हो। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। हम लोग RBI एक्ट को डिटेल में जब हम लोग बैंकिंग यूनिट शुरू करेंगे वहाँ पे RBI एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे सारे चीज़ को देखेंगे, जैसे कि उसमें RBI की स्थापना कैसे हुई, RBI की स्थापना कब हुई, उसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, उसके लिमिटेशन कौन से हैं, वो किस फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी इंस्टीट्यूट को वो रेगुलेट करती है। तो ये तमाम चीज़ें RBI एक्ट के अंतर्गत में हम लोग तभी देखें। अभी वर्तमान में RBI एक्ट को किस संदर्भ में देखें, तो पेपर नोट जो इशू करने के संबंधित जो भी सिस्टम है उसके संदर्भ में हम लोग RBI एक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कॉइनेज एक्ट 1906 को। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइटल होगा आज का वो होगा कॉइन इशूइंग सिस्टम अंडर कॉइनेज एक्ट 1906। ठीक है ना। तो सबसे पहला जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें कुछ प्रमुख बातों को ही ध्यान में रखना। वैसे तो मतलब कॉइनेज एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन हमें कुछ प्रमुख बातों की इंपॉर्टेंट बातों को ही जानना है, मतलब करेंसी मतलब कॉइन इशूइंग सिस्टम से संबंधित। तो सबसे पहला इसमें ये बात आता है कि कॉइन को कौन इशू करता है। अगर इंग्लिश में बोले तो हु इशू द कॉइन इन इंडिया, तो उसका आंसर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट टू मिंट द कॉइन इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोल राइट है, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनन्य अधिकार, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब बस इतना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा कोई दूसरा अथॉरिटी
क्या कर सकता है, कॉइन को मिंट नहीं कर सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट के अलावा कोई दूसरी अथॉरिटी जैसे आरबीआई है वो इसको इशू नहीं कर सकता, या फिर कोई बड़ा उद्योगपति उसको इशू नहीं कर सकता। केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही कॉइन मिंट करने का, इशू करने का अधिकार है। सोल राइट से मतलब है, इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको केवल इतना नहीं जानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन को इशू करती है, बल्कि ये जानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट। सोल राइट का मतलब होता है केवल उसी के पास अधिकार है कॉइन को मिंट करने का, उसके अलावा किसी अन्य अथॉरिटी के पास अधिकार नहीं है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है कि यूपीएससी बार बार ये करती है कि इस टाइप के सवालात वो पूछती रहती है। जैसे कि 2020-21 के आसपास में यह पूछा गया था कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट टू मिंट द कॉइन, इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि दो अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए, कि पहला स्टेटमेंट अगर ये दे दिया जाए कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड राइट है कि इसको कॉइन को मिंट करने का, मतलब कि वो जितना चाहे उतने कॉइन को छाप सकती है। दूसरा उसमें ये रहा कि केवल और केवल गवर्नमेंट के पास ही अधिकार है कि वो कॉइन को मिंट कर सके, उसके अलावा किसी और अथॉरिटी जैसे आरबीआई या कोई भी प्राइवेट कंपनी के पास कॉइन को मिंट करने का अधिकार नहीं। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही होगा, तो सिंपल सी बात है कि पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही होगा। वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही केवल अधिकार है कि वो कॉइन को मिंट कर सकता है, किसी और के पास नहीं। तो ये लाइन को याद रखना है, केवल ये याद नहीं रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास राइट है कॉइन को मिंट करने का, बल्कि ये चीज़ याद रखना है कि इसके पास सोल राइट है। और सोल राइट का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको मिंट कर सकती है और दूसरा अथॉरिटी इसको मिंट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यूपीएससी में आपसे इस पॉइंट को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लिमिटेड राइट है या फिर अनलिमिटेड राइट है कॉइन को इशू करने का। तो सिंपल सी बात है, दूसरा अगर क्वेश्चन लिख ले कि डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव अनलिमिटेड राइट, अनलिमिटेड राइट्स, इसका मतलब अगर हिंदी में लिखने चाहे तो क्या भारत सरकार के पास असीमित अधिकार है। सिक्कों को जारी करने का, इसका मतलब यह है कि क्या भारत सरकार के पास असीमित अधिकार है कि वो जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में कॉइन को इशू कर दे। जैसे कि 20 लाख करोड़ का अगर उसको चाहे तो कॉइन इशू कर दे, तो नहीं। इसका आंसर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास असीमित अधिकार नहीं है सिक्कों को जारी करने का, बल्कि उसके पास एक सीमित अधिकार है। और वो जब भी किसी सिक्के को जारी करता है तो उसके पहले वो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर को देखता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर का मतलब जैसे हो गया कि ग्रोथ रेट कितना है, जीडीपी कितना है, उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, मनी सप्लाई कितना है, इन सब चीज़ों को देखता है और उसी के हिसाब से वो क्या करता है, कॉइन को इशू करता है, ठीक है। उसके अलावा वह एक और चीज़ को देखता है कि पहले से मार्केट में कितना कॉइन जारी है। इस हिसाब से भी वो दो चीज़ को ध्यान में रख करके वो कॉइन को इशू करता है। तो दूसरी जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या गवर्नमेंट के पास लिमिटेड अधिकार है या अनलिमिटेड अधिकार है, तो इसका आंसर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सिक्के जारी करने का लिमिटेड अधिकार है, लिमिटेड अधिकार है। और वह सिक्कों को जारी करते समय माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर जैसे जीडीपी, ग्रोथ रेट,
एम्प्लॉयमेंट लेवल, मनी सप्लाई, ईटीसी को ध्यान में रखता है, नंबर 1। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इसके अलावा अर्थव्यवस्था में पहले से जारी कॉइन की मात्रा को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे कि तीसरा पॉइंट क्या है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्कों को जारी करने के लिए रिजर्व रखती है। तो इसका आंसर होगा कि नो, कोई भी रिजर्व नहीं रखती है। इसके पीछे सिंपल सा आंसर ये है कि जो भी कॉइन होते हैं वो कमोडिटी मनी होते हैं और कमोडिटी मनी अपने वैल्यू को खुद से डिराइव करती है, इसलिए उसको जारी करने के लिए किसी प्रकार की गारंटी रखने की जरूरत सरकार को पड़ती नहीं है। क्योंकि अगर किसी कारण से अर्थव्यवस्था फेल हुई तो हम लोग सिक्का के जो भी मेटल है उसको गला करके हम लोग ग्लास बनाने में यूज कर सकते हैं, चम्मच बनाने में यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हो सकता है तो उसका यूज हम लोग छड़ बनाने में यूज कर सकते हो। तो जिस प्रकार से भी हो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। सरकार अगर उसको किसी भी मूल्यवान धातु से न भी बदले तब भी हमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्कों को जारी करती है तो उसके पीछे कोई भी रिजर्व नहीं रखती है। ठीक है, किसी चीज़ को रटे नहीं, इस चीज़ को समझे। अब तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट के बाद हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट पे कि सिक्कों पे किसका हस्ताक्षर होता है। सिक्कों पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो इसका आंसर है कि सिक्कों पर किसी का भी हस्ताक्षर नहीं होता है, लेकिन 1 रुपये जो नोट है, जो कि क्वाइनेज एक्ट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 1906, इसमें मैंने एक बात बताना मैं भूल गया था कि क्वाइनेज एक्ट के अंतर्गत न केवल क्वाइन का इशू होता है बल्कि इसमें 1 रुपये नोट भी इशू किया जाता है। ठीक है, और क्वाइन के साथ साथ 1 रुपये नोट इशू करने का भी अधिकार किसके पास है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। ठीक है, ये चीज़ मैं भूल गया था, यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लो। तो सिक्कों पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो इसका आंसर है कि किसी का हस्ताक्षर इस पर नहीं होता है, हस्ताक्षर इस पर नहीं होता है, परंतु 1 रुपये नोट पर वित्त सचिव मतलब कि फिनांस सेक्रेटरी का हस्ताक्षर होता है। बस इसमें इतना जानना है कि 1 रुपये का या फिर जितने भी 2 रुपये का कॉइन हो, 20 रुपये का कॉइन हो या फिर 1000 रुपये का कॉइन हो, उस पर किसी भी अथॉरिटी का साइन नहीं होगा, लेकिन 1 रुपये के नोट पे किसका साइन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का। अगली बात अगर चीज़ हम लोग ये देखने की कोशिश करें, पांचवा चीज़ कि इसके डिज़ाइन को कौन तैयार करता है, उसके डिज़ाइन को कौन डिटरमाइन करता है। आपने देखा होगा कि हमेशा कॉइन के ऊपर जो डिज़ाइन रहता है वो हर एक साल 2 साल में बदलते रहता है, उसके क्वालिटी भी बदलती रहती है। क्या इसके डिज़ाइन को आरबीआई तय करती है या फिर भारत सरकार तय करती है, ठीक है ना। तो अगला सवाल क्या है कि कॉइन के डिज़ाइन, क्वालिटी इत्यादि को कौन तय करता है। तो आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है इसके क्वालिटी को, इसके डिज़ाइन को तैयार। ठीक है, एक सवाल आप लोगों से, एक बड़ा ही रोचक सवाल ये है कि जो भारत में जो रुपए साइन है, इस साइन को किसने डिज़ाइन किया था। भारत सरकार ने तो किया था, ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने किस व्यक्ति को दिया था कि डिज़ाइन को
किस व्यक्ति को डिजाइन को स्वीकार किया था। अंतिम तो ठीक है कि डिजाइन तैयार करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद तो उसके डिजाइन को तैयार करती नहीं होगी, वो किसी को देती होगी कि तुम डिजाइन तैयार करो, और उसमें जो सबसे बेस्ट होता होगा उस डिजाइन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती होगी, एक्सेप्ट करती होगी। ठीक है, तो वही सवाल है कि जो अभी भारत में जो रुपए का सिंबल है, ये सिंबल को किसने खोजा था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ढूंढ करके बताइए, और किस साल में रुपए के इस सिंबल को डिजाइन किया गया था। ठीक है, अगला सवाल अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कॉइन का डिनोमिनेशन कौन तय करेगा। ठीक है ना, अगर हम चलो अब इस पे हम लोग देखते हैं, पांचवें पॉइंट को देखते हैं कि डिनोमिनेशन। ठीक है, कि कौन इसके डिनोमिनेशन को तय करता है। अब डिनोमिनेशन का मतलब होता है जो कॉइन के ऊपर जो उसका फेस वैल्यू लिखा रहता है उसी को हम लोग डिनोमिनेशन बोलते हैं। जैसे 5 रुपये के कॉइन पे 5 रुपये लिखा रहता है तो उसका डिनोमिनेशन कितना हो गया 5 रुपये। 10 रुपये के कॉइन पे जो लिखा रहता है उसका फेस वैल्यू, उसी को हम लोग डिनोमिनेशन बोलेंगे। तो 10 रुपये कॉइन का डिनोमिनेशन कितना हो गया 10 रुपये। तो ये चीज़ हमें आपको बताना है कि जो कॉइन का डिनोमिनेशन होगा उसको कौन तय करेगा। तो सिंपल सी बात है कि कॉइन को डिनोमिनेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह जानना है कि कॉइन का मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना हो सकता है। तो अभी जो वर्तमान में है वो आपने देखा होगा कि कॉइन का डिनोमिनेशन 1, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, और अभी तत्काल में जो वर्तमान में 20 रुपये का भी आप लोग देखते हो। तो इसका अधिकतम डिनोमिनेशन कितना हो सकता है। तो कॉइनेज एक्ट 1906 में लिखा हुआ है कि 1000 रुपये तक का इसका कॉइन का डिनोमिनेशन हो सकता है। मतलब अगर सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो 1000 रुपये तक का भी कॉइन को क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में कोई भी 1000 रुपये के डिनोमिनेशन का कॉइन चलन में नहीं है, लेकिन सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि वो चाहे तो 1000 रुपये तक के डिनोमिनेशन के कॉइन को वो जारी कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉइन को देख लेते हैं कि कॉइन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसके लीगल टेंडर स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो लीगल टेंडर स्टेटस के बारे में जो कॉइन के बारे में जो देखना ये है कि इसके लीगल टेंडर स्टेटस को कौन देता है। तो सिंपल सी बात है कि इसके लीगल टेंडर स्टेटस को कोई भी नहीं देता है। ठीक है ना, ये स्वतः ही लीगल टेंडर बन जाता है जैसे ही इसको जारी किया जाता है। इस बात को हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, जब हमने लीगल टेंडर को पढ़ा था, फिर से मैं बता देता हूँ कि कॉइन को लीगल टेंडर कोई भी घोषित नहीं करता है, कोई भी घोषित नहीं करता है, बल्कि जैसे ही इसे जारी किया जाता है यह स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली स्वतः ही लीगल टेंडर बन जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब हम लोग ये देखते हैं कि कॉइन से लीगल टेंडर स्टेटस को कौन छीनता है। तो सीधी सी बात है कि कॉइन से लीगल टेंडर स्टेटस को छीनने का अधिकार किसके पास है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू टेक अवे द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ कॉइन। ठीक है, तो कॉइन से लीगल टेंडर को स्टेटस को छीनने का अधिकार किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो दूसरा पॉइंट आप लोग इस चीज़ को लिख लोगे। वैसे पीडीएफ नोट में सारी बातें लिखी हुई है, तो हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ना लिखते, बातों को समझ गए। ठीक है, तो लीगल टेंडर स्टेटस के बारे में 2 पॉइंट था कि पहला कि लीगल टेंडर स्टेटस कौन देता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है, ये स्वतः ही मिल जाता है जैसे ही किसी भी कॉइन को जारी किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि कॉइन से लीगल टेंडर स्टेटस को कौन छीनता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छीनती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 2011 में जो 50 पैसे जो नीचे के जितने भी कॉइन थे उससे लीगल टेंडर स्टेटस छीन लिया गया है, जिसके कारण क्या है कि कोई भी 50 पैसे से नीचे की आपको कॉइन दिखेगा तो वो आपको पेमेंट ऑफ मोड के रूप में कोई भी दुकानदार एक्सेप्ट करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और बाध्यकारी क्या उसको लेगा ही नहीं कोई। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बात यह है कि अगर देखोगे तो मार्केट में 50 पैसे के नोट को भी दुकानदार नहीं लेते, मतलब जो कॉइन होते हैं
उसको दुकानदार नहीं लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कानूनी रूप से आज भी 50 पैसे का नोट क्या है, एक लीगल टेंडर है। अगर कोई भी दुकानदार आपको आपके 50 पैसे के नोट मतलब कॉइन को लेने से मना करता है तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कानूनी रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि इसको अब जारी नहीं किया जाता है, लेकिन जो 50 पैसे के कॉइन अभी बचे हुए मार्केट में वो अभी भी लीगल टेंडर है। इससे लीगल टेंडर स्टेटस को अब तक नहीं छीना गया है। ठीक है, इसलिए ये मार्केट में इक्का दुक्का ही दिखता है आपके पास। ठीक है, लेकिन ये आज भी लीगल टेंडर है। इसके बाद अगर हम लोग चले तो ये देख लेते हैं कि टाइप ऑफ कॉइन देख लेते हैं। छठवां या सातवां पॉइंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कि टाइप ऑफ कॉइन को देख लेते हैं कि टाइप ऑफ कॉइन क्या होता है। तो दो टाइप के कॉइन होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग स्मॉल कॉइन और दूसरे को बोलते हैं रूपी कॉइन। तो 1 रुपये से नीचे का कॉइन जो होंगे वो स्मॉल कॉइन होंगे और 1 रुपये और उससे अधिक के कॉइन रूपी कॉइन होंगे। ठीक है, पहला बात। अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 5 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, ठीक है, इत्यादि। अगर हम लोग रूपी कॉइन के एग्जाम्पल की बात कर ले तो 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपये कॉइन, 20 रुपये कॉइन्स एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद जो स्मॉल कॉइन के बारे में ये जानना है कि ये जो स्मॉल कॉइन है वो लीगल टेंडर कितना है। इट इज़ लीगल टेंडर अप टू 10 रुपीज़ ओनली, 10 रुपीज़ ओनली। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब है कि यह केवल 10 रुपये तक का भुगतान की पेमेंट के लिए ही ये लीगल टेंडर है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर समझे कि आपने कोई 15 रुपये का अगर कोई बिस्कुट खरीदा, अगर आप स्मॉल कॉइन में अगर उसका पेमेंट करते हो तो उसको लेने के लिए कॉइन के रूप में, स्मॉल कॉइन के रूप में लेने के लिए वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। वो कह सकता है कि आप क्या कर सकते हो, नोट के रूप में दो या फिर रूपी कॉइन के रूप में दो। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपने कैडबरी लिया और उसका दाम 8 रुपये है तो अगर स्मॉल कॉइन में अगर आप उसका पेमेंट करते हो तो वो लेने के लिए बाध्यकारी होगा, क्योंकि उसका अमाउंट कितना है, 10 रुपये से कम है। तो 10 रुपये अथवा 10 रुपये से कम का कोई भी पेमेंट देते हो तो दुकानदार को वो पेमेंट लेने के लिए क्या है, वो बाध्यकारी है। लेकिन अगर उससे ऊपर का कोई पेमेंट करते हो तो दुकानदार क्या है, उस पेमेंट को ले भी सकता है और उस पेमेंट को नहीं भी ले सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लेगा कि नहीं लेगा। आपसे बोल सकता है कि स्मॉल कॉइन की जगह पर या तो आप रुपी को मतलब कॉइन में पेमेंट करो या फिर आप नोट में पेमेंट करो। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम लोग देख लेते हैं कि रुपी कॉइन से मैक्सिमम कितने तक का भुगतान आप लोग बाध्यकारी रूप से कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें लिखा जा सकता है कि इट इज़ लीगल टेंडर अप टू 1000 रुपीज़ ओनली। इसका मतलब है कि अगर आप कोई ग्रोसरी की दुकान पे गए और आपका बिल 980 रुपये का आ रहा हो और आप पेमेंट कॉइन के रूप में कर रहे हो तो दुकानदार को सारा का सारा पेमेंट कॉइन में लेने के लिए वो बाध्यकारी होगा। लेकिन अगर बिल 1200 का आता है और उसका पेमेंट आप रुपी कॉइन के रूप में करते हो तो उस पेमेंट को वो कॉइन के रूप में ले भी सकता है और बोल सकता है कि दोस्त आप जो पेमेंट है कॉइन के बदले में आप नोट में दो, मैं कॉइन में नहीं लूँगा। तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो कि आपको लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये बात आप उसको नहीं कह सकते हो। तो ये चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ रहे हैं, भी इसको पढ़ा और अभी भी एक बार उसको रिवाइज कर लिया। ये सब बातें आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और इसलिए इन सब बातों को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉइन को हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट
जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे पॉइंट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये है कि जो एक प्रोविज़न है जो कॉइनेज एक्ट में है वो ये है कि किसी भी हालत में सिक्कों का इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसको हमने पिछले वाले लेक्चर में ही पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जो कॉइन होता है, जो कॉइन को बनाने में जितने मूल्य लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। जबकि फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, जो किसी भी कॉइन के फेस पे लिखा हो या फिर उस पर जो अंकित होता है उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। इसमें एक बात ये लिखा हो कि मतलब कॉइनेज एक्ट में कि किसी भी हालत में सिक्कों का इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके दो ही पॉसिबिलिटी निकलते हैं। सबसे पहला पॉसिबिलिटी तो ये होगा कि फेस वैल्यू अधिक होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू से, या फिर फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी सिक्का आप जारी करते हो तो ये दो कंडीशन को पूरा करना चाहिए, या तो उस सिक्के का फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक होना चाहिए, या फिर फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन के अनुसार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो ही टाइप के सिक्के निकाल सकती है, और ऐसे सिक्के जिसका फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन मनी बोलते हैं। और दूसरा वैसे मनी जिसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मनी बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं कि जो मनी विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ मिक्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड टोकन मनी, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो यह निकलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी सिक्के स्टैंडर्ड मनी एंड टोकन मनी का मिश्रण है, ठीक है। ये आपसे कभी भी यूपीएससी ये सवाल पूछ सकती है। वहाँ पे ये लाइन वहाँ पे दे सकती है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जारी सिक्के केवल स्टैंडर्ड मनी होते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये दे सकती है यूपीएससी एमसीक्यू में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी सिक्के केवल टोकन मनी के उदाहरण होते हैं। तीसरा पॉइंट लाइन ये दिया जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी सिक्के स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी का एक मिश्रण है। तो सीधी सी बात है कि वो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, केवल और केवल आपका तीसरा स्टेटमेंट ही सही होगा, ठीक है। अब इसमें हमने लगभग सारी चीज़ों को इसमें जान लिया है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है इसमें जानने वाला वो ये है कि चलो अगला पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं कि सिक्कों को कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार से मतलब ये है कि अगर उसको एक बार जारी कर दिया जाता है तो उसको पब्लिक तक कैसे पहुँचाया जाता है, तो उसको पहुँचाने का जो पूरी जिम्मेदारी होती है आरबीआई के पास होती है। तो आंसर के रूप में अगर इसको लिखना चाहो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड है कि आरबीआई को यह अधिकार किस एक्ट के तहत में मिला, तो यहाँ पे इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना कि आरबीआई को सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार टू द पब्लिक मतलब जनता तक वो क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत नहीं मिली है, बल्कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मिली है। तो ये लाइन भी यूपीएससी आपसे एमसीक्यू में उठा करके दे सकती है सीधा कि आरबीआई को क्वाइन डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार किसके अंतर्गत मिला है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मिला है। अगर ये लाइन है तभी आप उसको सही करोगे, अदरवाइज इसके अलावा अगर ये लिख दिया जाए कि आरबीआई को क्वाइन डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत में, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। लोग हमेशा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि चलो कि क्वाइन के इशू करने के सारे सिस्टम क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत है, तो ये भी जो सिस्टम है जिसके तहत आरबीआई को क्वाइन को डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार मिलता है वो 1906 के ही तहत होगा, तो वो गलतफहमी होगी आपकी। तो आप इस चीज़ को हमेशा से ध्यान में
रख लो कि सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार आरबीआई को है और ये अधिकार उसको आरबीआई 1934 के तहत है, न कि कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अब ऑलमोस्ट इसमें सारी चीज़ें हो गई, केवल एक पॉइंट बचा हुआ है कि इसके मिंट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके मिंट के लोकेशन को बोले, मिंट का मतलब होता है द प्लेस वेयर द कॉइन आर मिंटेड, वैसा जगह जहाँ पे कॉइन को बनाया जाता है। कॉइन को बनाने के लिए मिंट शब्द का यूज किया जाता है, जबकि करेंसी को बनाने के लिए इशू शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मिंट का लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। मिंट का लोकेशन अगर भारत में देखें तो 4 जगह ही कॉइन को मिंट किया जाता है। ठीक है ना, अगर भारत के नक्शा को अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहला है नोएडा, दूसरा कोलकाता, तीसरा हैदराबाद और चौथा बात करें तो मुंबई। यही 4 जगहों पे कॉइन के मिंट है भारत में, और ये सारे के सारे किसके हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किए जाते हैं। ठीक है ना, अब ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि पेपर मनी इशूइंग सिस्टम पढ़ते हैं या पेपर नोट इशूइंग सिस्टम। ओके।